नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 जुलाई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेके। देखिए, अगर आप खुद से इस आर्टिकल को पढ़ने जाएंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो आप इसमें काफी कंफ्यूज होने वाले हो, चूंकि ये काफी ट्रिकी आर्टिकल है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये एनसीएफ होता क्या है। देखिए, आपको पता है कि हर कॉलेज का, हर स्कूल का अपना एक करिकुलम होता है, हर बोर्ड का अपना एक करिकुलम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लीजिए, तो उसका अपना एक करिकुलम है। करिकुलम में क्या लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन से क्लासेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जाएंगे, उन सब्जेक्ट्स का क्या क्या सिलेबस होगा, आप इसको करिकुलम समझ सकते हो। प्लस करिकुलम में ये भी गाइडलाइंस लिखी होती हैं कि टीचर्स किस प्रकार से बच्चों के साथ क्लासेस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे टीचिंग कैसे इंप्लीमेंट होगी, ये करिकुलम डिसाइड करता है। और इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाने के लिए कुछ जो व्यू पॉइंट्स थे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दे रखे थे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में आ चुकी है, आप इस बात को जानते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अब ड्राफ्ट किया जा रहा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मदद से ड्राफ्ट किया जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको यहाँ पे रोहित धनखड़ साहब पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित धनखड़ साहब प्रोफेसर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में। ओके, तो इनके ये व्यू पॉइंट्स हैं। व्यू पॉइंट्स कुछ जगहों पे थोड़े क्रिटिकल भी हो गए हैं, तो उसको हम लोग उस हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ जगहों पे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ जगहों पे ये अपने नए व्यू पॉइंट्स भी दे रहे हैं। तो जो भी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल की, वो मैं आपको बताता चलूंगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है द डिमिनिशिंग स्टेटस ऑफ द चाइनीज वर्कर। यहां पे इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्टैंड को यहां पे डिस्कस किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कैसे आगे बढ़ी, तो हमको यह पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइनीज जो लेबर क्लास है उसकी लीडरशिप को लेकर आगे बढ़ी। और शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चाइनीज लेबर के लिए काफी प्रोग्रेसिव काम किए, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चाइनीज लेबर का जो इमेंसिपेशन था, चाइनीज लेबर का जो एम्पावरमेंट था, उसको कम करना शुरू कर दिया। और आज की डेट में भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी एक प्रॉफिटेबल प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है, जहां पे वर्कर्स को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ओवरऑल राइट फ्रॉम माओ जेडोंग टू डेंग जाओपिंग टू जी जिनपिंग, क्या स्टैंस रहा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चाइनीज लेबर की तरफ, इसको यहां पे बात की गई, इस चीज के बारे में यहां पे बात की गई। तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट के रिस्पेक्ट में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया है और ये बोला गया है कि भाई जो पार्ट 9B है आपका संविधान का, जिसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 के थ्रू जोड़ा गया था। बेसिकली जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2012 था, ये था क्या, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना, इसको फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया। अब जब फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया, तो कौन से फंडामेंटल राइट के किस क्लॉज के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम के शब्द को जोड़ा गया है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव्स बनाना एक फंडामेंटल राइट माना गया। अब चूंकि ये न्यूज में है, तो ये आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट हो जाता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से स्पेसिफिक आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो कैबिनेट रीशफलिंग हुई है, यहां पे एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई गई, जिसके मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। अब जैसे ही ये मिनिस्ट्री बनी है, वैसे सारे स्टेट्स के बीच में एक डर की लहर दौड़ गई है कि अब उनकी जो भी ताकत थी कोऑपरेटिव्स के रिस्पेक्ट में, वो खत्म हो जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, कोई भी लोकल लेवल पे काम करने वाले लोग, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे वो गेहूं की खेती करते हो, चावल की खेती करते हो, चाहे वो शू मेकिंग का काम करते हो, कुछ भी करते हो, वो अपना एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं। मतलब 20 25 30 50 100 लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर वो काम को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह करेंगे और काम को अलग अलग लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर शू बनाने की फैक्ट्री है, एक पर्टिकुलर इलाका है, कोई लोकल इलाका, वहां पे सब शू, लेदर के शू बनाने में सब लोग माहिर हैं, तो कौन लेदर का शू बनाएगा, कौन उस लेदर की शू की मार्केटिंग करेगा, कौन ऑर्डर्स लेके आएगा, कौन डिलीवरी और लॉजिस्टिक का काम करेगा, ये सब डिवाइड कर लिया जाता है कोऑपरेटिव के अंदर। उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपस में इक्वली बांट लिए जाते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे कोऑपरेटिव काम करता है। फिर इस कोऑपरेटिव के अंदर जो लोग मेंबर्स होते हैं उनको लोन वगैरह की भी सुविधा मिलती है, तो काफी प्रोफेशनल तरीके से कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। अब कोऑपरेटिव अलग अलग स्टेट्स के लेवल पे भी काम करते हैं और एक सिंगल स्टेट के अंदर भी एक कोऑपरेटिव होता है।
तो और कोऑपरेटिव की मैं आपको बात बता दूं ना, कोऑपरेटिव के ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत है ना, वो राज्य की सरकार के पास भी है। तो प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये हो गई कि नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के आने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि राज्य की सरकारों की ताकत कोऑपरेटिव के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। ये जजमेंट क्या बोलता है और 97th अमेंडमेंट एक्ट 2012 को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा मैं आपसे। गुजरात हाई कोर्ट का क्या स्टैंड है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन सर्च फॉर गोल्ड। भाई ओलंपिक गेम शुरू होने वाले हैं जापान में। अब वैसे तो 2021 में हो रहे हैं, बट हैं तो ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स। तो इसको लेके क्या प्रिपरेशन चल रही है, कौन सी कंट्रीज आगे हैं, इंडिया के क्या हालात हैं, एक छोटा सा व्यू पॉइंट दे दिया गया है। इस व्यू पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। 3 दिन से तो विनीत सर आपका एडिटोरियल बना रहे हैं, तो मेंबर्स को स्वागत नहीं हो पा रहा है, हम कर लेते हैं। पिछली बार भी मैंने नितेश का नाम लिया था, मैंने गलती से नीलेश बोल दिया था, तो नितेश कुमार ने हमको ज्वाइन किया। तो सॉरी फॉर स्पीकिंग द नेम रॉन्ग, सॉरी नितेश। चलिए फिर आगे देखते हैं किसने किसने हमको ज्वाइन किया है। तो सुनिधि कपिल ने हमको ज्वाइन किया है। दिस इज हर सेकेंड मंथ एज अ मेंबर, वेलकम सुनिधि। फिर सिद्धि अखावत ने हमको ज्वाइन किया है। फिर ओम प्रकाश दुबे ने हमको ज्वाइन किया है। शुभम भारद्वाज ने हमको ज्वाइन किया है। फिर दुर्गेश्वर सिंह ने हमको ज्वाइन किया है। करुणा पात्रो ने हमको ज्वाइन किया है। विवेक शर्मा ने हमको ज्वाइन किया। विवेक शर्मा का भी ये सेकेंड मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम विवेक। देन यश कुशवाहा ने हमको ज्वाइन किया है। अंशुल शुक्ला ने हमको ज्वाइन किया है। हिमांशु उपाध्याय ने हमको ज्वाइन किया है। शुभम गोयल ने हमको ज्वाइन किया है। नीति एम ने हमको ज्वाइन किया है। नीति एम का ये सेकेंड मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम नीति। साक्षी मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है। रागिनी राय ने हमको ज्वाइन किया है। सोनाली राणा ने हमको ज्वाइन किया है। शिवम ने हमको ज्वाइन किया है। पीयूष ने हमको ज्वाइन किया है। आरती सिंह ने हमको ज्वाइन किया। आरती सिंह का भी ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम आरती अगेन। और नंदिका फुकन ने हमको ज्वाइन किया। नंदिका का तो ये 5th मंथ एज ए मेंबर, सो वेरी वेरी वेलकम नंदिका। तो जो लोग भी देखिए रिकरिंग ज्वाइन करते हैं एक मंथ के बाद, देखिए जो वैसे भी ज्वाइन कर रहे हैं एवरी थिंग इज हेल्पफुल, बट जो रिकरिंग ज्वाइन कर रहे हैं स्पेसिफिकली आई थिंक कि मेरी वीडियोस उनको सही में बेनिफिट कर रही होंगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रिकरिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल माई मेंबर्स। तो नंदिता फुकन, आरती सिंह, पीयूष, शिवम, सोनाली राणा, रागिनी राय, साक्षी मिश्रा, नीति एम, शुभम गोयल, हिमांशु उपाध्याय, अंशुल शुक्ला, यश कुशवाहा, विवेक शर्मा, करुणा पात्रो, दुर्गेश्वर सिंह, शुभम भारद्वाज, ओम प्रकाश दुबे, सिद्धि अखावत, सुनिधि कपिल and Nitesh Kumar. I welcome you all to my video. Thank you so much for joining. Special thanks to those who are joining recurrently. ठीक है ना, अपनी मेंबरशिप को जो रिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अपने लेक्चर पे सीधे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। आपकी ज्वाइन बटन को दबाने को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एवरी डे इन माई द हिंदू एडिटोरियल वीडियोस। पिछले 3 दिन से मैं आ नहीं पाया, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक्स अपडेट करूंगा, नहीं हो पाए हैं पिछले कुछ दिनों में, मुझे पता है। अब इमरजेंसी थी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था मैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द डायरेक्शन दैट द एनसीएफ नीड्स टू टेक शेपिंग अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यूजिंग ओनली द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल बी शॉर्ट साइटेड। मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाने को ये काफी वाइड स्प्रेड प्रोसेस बनाना चाहते हैं, केवल एनईपी के पॉलिसीज के हिसाब से नहीं बनाना चाहते। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर यहाँ पे ऑथर ने एनईपी की कुछ गलतियां बताई होंगी और साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज बताई होंगी जिनके बेसिस पे एनसीएफ बनाया जा सकता है। तो वो दोनों चीजें क्या है, इनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, इस आर्टिकल को समझने के लिए या तो कोई ग्राउंड लेवल पे इन चीजों को देखे जाके कैसे चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। अगर आपने ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा तो समझना मुश्किल हो जाएगा, अगर फियर ऑफ फर्स्ट टाइम रीडर। तो मुझे खुद समझने में थोड़ा ट्रिकी लगा है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो देखते हैं रिसेंटली हुआ क्या है। हुआ यह है कि जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसने काम दिया है किसको, एससीईआरटी को, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या काम दिया है कि भाई आप 4 स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को डिवाइस करो। तो हर स्टेट में जो भी एससीईआरटी काम करती है उसको 4 करिकुलम फ्रेमवर्क डिवाइस करने को कहा गया है। एक स्कूल एजुकेशन के फील्ड में, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की फील्ड में, ईसीसीई, याद रखिएगा भी ये ईसीसीई आगे आएगा। पहले 6 साल की जो बच्चों की आप कह सकते हो पढ़ाई होती है ना, उसको ईसीसीई बोलते हैं। उसके बाद
आपकी 7वीं और 8वीं जब आपकी उम्र होती है तो वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हो जाती है। गॉट इट? तो पहले 6 इयर्स, अभी आप कह सकते हो कि पहले 2 साल तो बच्चा कुछ पढ़ता ही नहीं है। तीसरे साल से जरूर आप उसको किंडरगार्टन वगैरह में डाल सकते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये बच्चा जन्म ले से लेके 6 साल, मतलब उसके तीसरे साल से लेके छठे साल तक की पढ़ाई को आप ईसीसी बोल सकते हो। 7वें साल में तो वो फर्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा, 8वें साल में वो सेकंड क्लास में पहुंच जाएगा। तो ईसीसीए के रिस्पेक्ट में, स्कूल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, टीचर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में और एडल्ट एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, इन 4 अलग अलग फील्ड्स में हर एससीईआरटी को एनसीईआरटी ने काम दिया है। क्या काम दिया है? कि भैया तुम अपना स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करो। और ये जो रिकमेंडेशंस थी ये एनईपी 2020 में दी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ बहुत अलग नहीं किया है, जो एनईपी में लिखा हुआ है यही किया। चलिए अब यहाँ पे ये सब चीजें तो हो गई हैं, लेकिन आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। एट द फर्स्ट लेवल द एनसीईआरटी विल प्रोवाइड टेम्पलेट्स टू द स्टेट टू ड्राफ्ट फॉर SCFs. The draft will feed into formulating the national NCF or NCF and the final version of the NCF will be used for guiding documents to finalize the SCF. मतलब कि एनसीईआरटी ने स्टेट्स को टेम्पलेट दिए, टेम्पलेट तो दी है ना, 4 अलग अलग ब्रॉड फील्ड्स बनाए हैं। इन ब्रॉड फील्ड्स में SCF ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया है राज्य को, राज्य के SCERTs को, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को। अब जो भी ड्राफ्टिंग यहाँ पे SCERTs करेंगी उसके बेसिस पे देखिए ये SCERTs अपने 4 अलग अलग SCF बना के भेजेंगे, हर स्टेट के अपने अलग SCF जाएंगे। तो कुछ रीजनल स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी जाएगी, बट ओवरऑल एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और फिर उस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बेसिस पे किसी एक स्टेट का करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। नो डाउट इस स्टेट के करिकुलम फ्रेमवर्क में जो स्टेट की लोकल रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज है, उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट की डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे SCERT को 25 पोजीशन पेपर्स भी बनाने को बोला गया। अब आप में से बहुत सारे लोग पोजीशन पेपर्स नहीं जानते होंगे। देखिए क्या होता है, कोई भी सरकारी संस्था या फिर कह लीजिए कोई भी प्राइवेट संस्था अगर कोई पॉलिसी बनाती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उस पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए अक्सर कर वो लोग पोजीशन पेपर्स भी रिलीज करते हैं। उस पोजीशन पेपर में क्या लिखा रहता है कि भाई ये जो पॉलिसी हमने बनाई है, इस पॉलिसी के पीछे लॉजिक क्या है, क्या ओपिनियन है, कैसे ये पॉलिसी हमें बेनिफिट कर सकती है। इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे आप कह सकते हो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को उस पोजीशन पेपर में लिखा जाता है। तो SCERT यहाँ पे 25 पोजीशन पेपर्स भी डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल NCERT ने सारे SCERT को काम पे लगा रखा है। SCERT भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, सब अपना जो भी सजेशन है वो NCERT को देंगे और उसके बेसिस पे एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की ब्रॉड आउटलाइंस के बेसिस पे अलग अलग स्टेट का भी करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में जो NCERT है वो SCERT को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा गाइडेंस में, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स में, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को यूज करने में। बहरहाल अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब तक ऑथर बोल रहा है कि इसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं है, सब अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कमी उभारना शुरू कर रहे हैं हमारे ऑथर साहब। द हिंदू की ये आदत रहती है कि जो जो भी चीजें हो रही हैं उसमें जैसे तैसे करके कमी निकालो। लेकिन बस द हिंदू में यही एक चीज अच्छी लगती है कि जब भी कोई कमी निकलती है उस कमी को प्रॉपर पॉइंट्स के बेसिस पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कभी वो पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी वो पॉइंट्स वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके दिमाग पे कि आप चीजों को कैसे एसेस करते हो। तो अब देखिए क्या बोला है, बट द NCERTs will also provide e-templates for each of these tasks, which will be filled up by the states. Similarly, survey questionnaires, multiple choice questions और MCQs will also be provided to conduct surveys among various stakeholders। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसा कि मैंने बिल्कुल पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि भाई NCERT 4 अलग अलग, जैसे स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ECC, ये जो 4 अलग अलग हैं प्लेटफॉर्म, 4 अलग अलग आप कह सकते हो ग्रुप्स है, इन 4 अलग अलग ग्रुप्स में SCF बनाने को बोला है हर SCERT को। मतलब ऑथर को इस बात से यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई तुम प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, बेसिक टेम्पलेट क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, तुम राज्य की सरकारों को सीधे बोलो ना कि तुम अपने व्यू पॉइंट्स दो। मतलब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी क्या है, अगर आपको पूरे देश के लिए एक NCF बनाना है और उस NCF के आधार पर SCF बनाना है तो कुछ पैरामीटर्स तो आपको डिवाइस करने पड़ेंगे। तो वो पैरामीटर्स डिवाइस करके NCERT ने 4 फ्रेमवर्क बना दिया कि भाई तुम इन फ्रेमवर्क में SCF दे दो। SCERT को बोला NCERT ने। अभी यहाँ पे ऑथर को इस बात से प्रॉब्लम है कि टेम्पलेट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं NCERT, मतलब कि SCERT को सीधे सीधे बोला जाए कि जो भी तुम्हारे व्यू पॉइंट से बता दो। चलो ये एक कमी है यहाँ पे ऑथर के हिसाब से। दूसरा, सर्वे क्वेश्चनर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और MCQs will also be provided to conduct surveys among various
स्टेक होल्डर्स, मतलब कि एमसीक्यू और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को सर्वे वगैरह कंडक्ट करने के लिए। मतलब कि एक जबरदस्त तरीके का मैसिव डाटा कलेक्शन चल रहा है, और ये मैसिव डाटा कलेक्शन के आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाली जो एजेंसी जैसे एनसीईआरटी वगैरह हो गई इनकी तरफ से आ रहे हैं, और ये एनसीईआरटी नीचे के एससीईआरटी को काम पे लगा रही है ताकि लोकल लेवल पे आप डाटा कलेक्शन करो। ठीक है, अब ये डाटा कलेक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डाटा कलेक्शन के आधार पर हम पता कर पाएंगे कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों के पढ़ाई को लेके क्या व्यू पॉइंट, और डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स को जानोगे नहीं, उनके हिसाब का करिकुलम आप डिवाइस ही नहीं कर पाओगे। और करिकुलम एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी रीजन में पढ़ने वाले बच्चे की पढ़ाई को वो अफेक्ट करेगा। तो बच्चे की पढ़ाई मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए यहाँ पे करिकुलम में अलग अलग लोगों का डाटा आना चाहिए। बट ऑथर यहां पे बोल रहा है कि द गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच डाटा टू बी यूज्ड इन करिकुलर डिसीजंस रिक्वायर्स मोर देन जस्ट गुड इंटेंशंस। This kind of questionnaires and templates that one develops can emphasize certain kinds of recommendations while muting some others. Similarly, the cleaning and organization of the data may pick up what is already in the minds of the people handling such data and filter out what does not fit within their thinking. अब ये देखिए एक बड़ा ही ब्रॉड किस्म का क्रिटिसिज्म दिया है यहाँ पे ऑथर ने, बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म है। कुछ लोगों को ये क्रिटिसिज्म पढ़ के लगेगा कि यार ये क्या बकवास लिख रखी है। ओके, इस क्रिटिसिज्म को समझने के लिए थोड़ा आपको अंदर घुसना पड़ेगा। मतलब ये बता रहे हैं कि देखिए ग्राउंड लेवल पे एससीईआरटी जब डाटा कलेक्शन कर रही है, डाटा कलेक्शन की मेथोडोलॉजी क्या है इसके ऊपर कोई प्रॉपर व्यू पॉइंट नहीं है। डाटा कलेक्ट कर दिया गया और डाटा को प्रोवाइड कर दिया गया आगे, लेकिन इस डाटा के कलेक्शन के समय पे, प्रोवाइडिंग के समय पे कौन से एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया और कौन से एस्पेक्ट्स पे कम ध्यान दिया गया, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। मतलब कि जो मेजॉरिटी, अब ये कौन सी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं ये समझ पाना मुश्किल है। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि इस डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज में जो मेजॉरिटी चाहेगी वो होगा और जो मेजॉरिटी चाहेगी वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वन आस्क अबाउट पब्लिक ओपिनियन ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ईसीसी, ईसीसी पता है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको कौन सी भाषा में आपको पढ़ाई करवानी है, जब इसके रिस्पेक्ट में डाटा पूछा गया किसी एक पर्टिकुलर लोकल इलाके से, तो मान लो उस लोकल इलाके में 100 पेरेंट्स हैं। अभी उन 100 पेरेंट्स में से 60 पेरेंट्स ने बोल दिया कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई अंग्रेजी में कराना चाहते हैं, और बाकी 40 पेरेंट ने अपनी लोकल लैंग्वेज का नाम लिया, मान लीजिए तमिल बोला उन्होंने या असमीज बोला। तो ऐसे केसेस में जो मेजॉरिटी है जो बोल रहे हैं, जो 60 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई आप अंग्रेजी में करवाओ, तो क्या जो बाकी 40 तमिल का नाम ले रहे हैं वो क्या गलत ले रहे थे? तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहां पे क्रिएट हो सकती हैं। जब भी करिकुलम को डिवाइस किया जाएगा तो उस करिकुलम में यह भी लिखा होगा कि कौन सी भाषा में पढ़ाई होनी है, कौन से सिलेबस के पार्ट्स को इंक्लूड करना है, नहीं करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब एससीईआरटी ग्राउंड लेवल पे इस डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो कितने लोगों से इस डाटा के बारे में पूछ रहा है, किस हद तक पूछ रहा है, किस प्रकार से करिकुलम को डिवाइस कर रहा है, क्योंकि करिकुलम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कौन सी भाषा में पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उन सब्जेक्ट्स के व्यू पॉइंट कौन होंगे, हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट्स क्या होंगे, ये बहुत वेराइड चीजें हैं। एक हिस्टोरियन हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखता है, दूसरा हिस्टोरियन हिस्ट्री को अलग तरीके से लिखता है। तो तमिलनाडु में संगम एज को पढ़ने के लिए अलग अलग हिस्टोरियंस के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। तो आप करिकुलम कौन से हिस्टोरियन के हिसाब से सेटअप करोगे, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी फिर ग्राउंड लेवल की अथॉरिटीज के पास आ जाती है। और वो ग्राउंड लेवल की अथॉरिटी कैसे काम करेंगी, यहां पे आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ऐसा यहाँ पे ऑथर बोलने को बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे चिल्ड्रन पे, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी पे इफेक्ट आएगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर बता रहा है। फिर ऑथर यहाँ पे बीच में और बहुत सारी चीजें बोल रहा है। इनका ये भी बोलना है कि भाई जब एनईपी 2020 आया था तो भी एक ओपिनियन गैदरिंग एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन जब इस एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया तो बस एक मैनेजेरियल पॉलिसी बन गई है, एक ऐसी पॉलिसी बन गई है जहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग दो और वो ट्रेनिंग करके नौकरी करने लायक बन जाएंगे। मतलब ऑथर यहाँ पे एनईपी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि एनईपी बस एक मैनेजरियल पॉलिसी है जिसके बेसिस पे आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग के बाद वो लोग नौकरी करने लायक बन जाएंगे, बस और कुछ नहीं है एनईपी के अंदर। तो ये देखिए, अब इस प्रकार का इल्जाम लगाना भी सही नहीं। देखिए एनईपी एक इंप्रूवमेंट है, अभी के जो सिस्टम्स चल रहे थे उससे एक इंप्रूवमेंट है, और इंप्रूवमेंट तो हमेशा अच्छा होता है ना। अभी आप इंप्रूवमेंट को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज करो कि वो इनफ नहीं है और हो जाना चाहिए था, तो ठीक है, कुछ हद तक तो वो सही है बिल्कुल ब्लाइंडली, लेकिन आप उसको बोल दो कि ये मत करो वो करो, वो भी ठीक नहीं है। हालांकि आगे इन्होंने एनईपी की थोड़ी बहुत तारीफ भी की है। फिर इनका ये बोलना है कि कुछ जगहों पे
ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाली बात हो रही, जो पूरी की पूरी ईसीसीई की पढ़ाई का फाउंडेशनल बेस है एनईपी में, वो गलत है। जैसे कि ये बात बता रहे हैं ईसीसीई प्लस क्लासेस 1 एंड 2 की। आपको पता है कि जो पहले 5 साल की एजुकेशन होती है 3 से 8 साल, आपको पता है पहले 6 साल मैंने बताया आपको कहां पे जाएगा, तो पहले 6 साल आपका जाएगा इसमें ईसीसी में, उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2। इन टोटल को अगर आप मान लो तो इस पूरे पूरे टोटल को एक ग्रुप माना गया है। तो अगर आप फाउंडेशनल स्टेज की बात करो तो फाउंडेशनल स्टेज में यहां पे सरकार ने एनईपी में क्या किया है कि ईसीसीई प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2 इसको पूरा एक ग्रुप माना है, और ये होता है फाउंडेशनल स्टेज ऑफ अ चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है भाई, ईसीसी पहले 8 साल तक की एजुकेशन, जिसमें से पहले 6 साल ईसीसी के हैं, फिर 7वीं 8वीं साल आपका किसका होगा, क्लास 1 का और क्लास 2 का। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इस पूरे के पूरे फाउंडेशनल पढ़ाई को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की बात आई तो क्या बोला गया, ईसीसीई ब्लॉक को अलग माना गया और क्लास 1 और 2 के ब्लॉक को अलग माना गया। तो क्लास 1 और 2 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी अलग, जो ईसीसीई में बच्चे पढ़ रहे हैं जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी अलग। मतलब ईसीसीई के सैलरी और करिकुलम फ्रेमवर्क सब अलग, क्लास 1 और 2 में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी और करिकुलम फ्रेमवर्क सब अलग। लेकिन ओवरऑल अगर आप बच्चे की फाउंडेशनल स्टडी की बात करो तो ईसीसी क्लास 1 और 2 को एक ग्रुप में रखा गया, मतलब ईसीसी प्लस क्लास 1 एंड 2 बोला गया। तो फाउंडेशनल स्टेज को आप एक मान रहे हो और उसी फाउंडेशनल स्टेज के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अलग फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हो, अलग टीचर्स की सैलरी पर्क्स प्रिविलेजेस रख रहे हो, तो ये सही नहीं है। ये एक व्यू पॉइंट यहाँ पे ऑथर ने दिया है। अब कुछ लोगों के हिसाब से बहुत पोटेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, कुछ लोगों के हिसाब से पोटेंट व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, अब एक चीज और बताई गई कि जब आपने ईसीसीई का फ्रेमवर्क अलग रखा और क्लास 1 और 2 के बच्चों का फ्रेमवर्क अलग रखा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो पेडागोगिकल लर्निंग है एक 4 साल के बच्चे का और एक छठे के बच्चे का, मतलब एक 4 ईयर ओल्ड का एक 6 ईयर ओल्ड का, मान लीजिए जो आप देखिए इस तरीके दो ब्लॉक्स यहां पर समझ लीजिए, एक बच्चे जो क्लास 1 और 2 में पढ़ रहे हैं और एक बच्चे जो ईसीसी में पढ़ रहे हैं। अब ईसीसी का जो फाइनल ईयर है, मान लीजिए 5वां साल या फिर मान लीजिए 6ठा साल, ओके। अब तो ईसीसी का जो ईयर है और जो क्लास 1 और 2 का ईयर है, मतलब जो बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं, पेडागोगी क्या होती है आपको पेडागोगी समझनी पड़ेगी। पेडागोगी होता है पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका। अब ईसीसीई में जो पढ़ाने का तरीका है और क्लास 1 और 2 को जो पढ़ाने का तरीका है, क्या ये दोनों तरीके अलग अलग हैं? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इन दोनों का जो करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है वो करिकुलम फ्रेमवर्क अलग है। तो अगर इन दोनों का करिकुलम फ्रेमवर्क अलग है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों ग्रुप्स के बच्चे हैं वो एडल्ट्स के साथ अलग तरीके से एक्ट करेंगे, फैमिली के साथ अलग तरीके से, उनका कंसंट्रेशन स्टैम्प अलग होगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अलग होगा, उनकी एक्टिविटी करने का तरीका अलग होगा। मतलब वो बच्चा जो 2 से 4 साल का है और ईसीसी में आता है, या फिर वो बच्चा जो 7 से 8 साल का है और आपका क्लास 1 और 2 में आता है, क्या उनमें इतना ज्यादा गैप हो गया? इनफैक्ट 4 से 5 साल का बच्चा ईसीसी में आ जाएगा और 7 से 8 साल का बच्चा आपका क्लास 1 और 2 में आ जाएगा। तो ये जो ईसीसी और क्लास 1 और 2 के बीच में जो बच्चों का सेग्रीगेशन है, क्या ये बच्चे इतने अलग हो गए कि पूरा का पूरा करिकुलम ही आपने इनका अलग कर दिया है, इनकी पेडागोगी ही आपने अलग कर दी है? क्योंकि ऑथर के हिसाब से इन दोनों ग्रुप्स ऑफ बच्चों की जो पेडागोगी है वो एक होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे फाउंडेशनल स्टेज में है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे ऑथर यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सब गलत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीजें अच्छी भी बता रहा है ऑथर। ऑथर यहाँ पे बता रहा है कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन में काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है, इंडियन लैंग्वेजेस के एक्सपोजर के बारे में बात की गई सेकेंडरी एजुकेशन में। तो कुछ अच्छी बातें भी यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। फिर एंड में ऑथर कहां पहुंचा, एंड में ऑथर ये पहुंचा कि भाई कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं। एक मैकेनिज्म है यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट SECR, और एक है बेसिक नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट जिसको आप जाकिर हुसैन बेसिक नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट भी बोलते हो। इन दो सर्वेस का काम क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस ये है is to create a consensus on basic values and the vision and the direction of education system must take। मतलब ये जो दोनों सर्वेस कराए गए थे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट और बेसिक नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट, तो भाई माँ बाप का क्या व्यू पॉइंट है, सोसाइटी का क्या व्यू पॉइंट है एजुकेशन को लेके, और किस हिसाब से चीजों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहिए एजुकेशन की फील्ड में, इसमें ये दो सर्वेज ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। ओके, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटी को इंप्लीमेंट करने को बोला गया है,
बहुत सारे डाटा का कलेक्शन हुआ, डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया, एनालाइज किया गया एक इंडिविजुअल सोसाइटी और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भाई SERC में 3 एलिमेंट्स की बात की गई है: द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज एंड फ्यूचर डायरेक्शन, करंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड पब्लिक ओपिनियन। और ये जो SECR है ये तीनों पे ध्यान देता है। आप बस यहां पे ये समझिए कि ऑथर ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट और बेसिक नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट, इन दोनों के रिपोर्ट्स के जो भी इनपुट निकल के आए हैं, इन इनपुट के हिसाब से एजुकेशनल एम्स को हमारी सोसाइटी में डिसाइड करना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये चीज काफी हद तक ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें मिसिंग है, ऐसा बोला गया है। पहला एडिशन जो ये BNE का था वो 1938 में आया था, SECR 1950 में आया था। फिर अलग अलग ऑथर्स ने यहाँ पे क्या इनपुट दिए हैं ये सब बातें भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो रोहित धनखड़ साहब एंड में क्या बोल रहे हैं, वो डेमोक्रेटाइज करने की बात कर रहे हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। उनका ये बोलना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत जगहों पे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को स्किप कर देता है। खासकर जो ECCE और क्लास 1 और 2 वाला एलिमेंट मैंने आपको बताया, वहां पे खासा फोकस कर रहे थे आपके रोहित धनखड़ साहब। इस चीज को सॉल्व करने के लिए रोहित धनखड़ साहब ने 2 व्यू पॉइंट्स दिए हैं। एक व्यू पॉइंट आपका दिया है SECR का, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट का, एक जाकिर हुसैन बेसिक नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट का। इन दोनों रिपोर्ट्स को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इन 2 रिपोर्ट्स का नाम लिख दो और बोल दो कि इन 2 रिपोर्ट्स के हिसाब से NEP में कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स एक्स्ट्रा डाले जा सकते हैं। अगर आप ये लिख दोगे आपको कोई नंबर कटेंगे नहीं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर घुसना मत, क्योंकि ये अपने आप में रिपोर्ट पोथा है, इनको भी अब छाटने जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने अलग से इंप्लीमेंट कर दिया, हो सकता है सरकार ने उस पॉलिसी के अंदर इन रिपोर्ट्स के भी कुछ स्पेसिफिक न्यूएंसेस को इंक्लूड किया हो, लेकिन यहां पे ऑथर क्या कह रहा है कि स्पेसिफिकली जो इन रिपोर्ट्स में लिखा है उसको भी इंक्लूड करो आप NEP में। अब एक सरकार पॉलिटिकल पर्पसेस से जब एक पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी में तो वो ये बताएंगे ना कि हमने ये चीजें की हैं। वो किसी और रिपोर्ट को तो आप कह सकते हो इतनी इंपॉर्टेंस देंगे नहीं। तो ये सब पॉलिटिक्स तो देखिए यहाँ पे चलती ही रहती है। आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप देखिए इतना भी इस आर्टिकल के अंदर घुसने की जरूरत नहीं थी। इस आर्टिकल में बस यही बताया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक नहीं हो रहा है यहाँ पे NCF बनाने का प्रोसेस, इसको और डेमोक्रेटिक करो। डेमोक्रेटिक करने के लिए क्या करो, तो जो फाउंडेशनल स्टेज है ECCE क्लास 1 और 2 की, उसको एक मान के चलो, उसको फालतू में सेग्रीगेट मत करो, ठीक है। और ओवरऑल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए BNE और SECR रिपोर्ट, इन 2 रिपोर्ट्स की जो स्पेसिफिक न्यूएंसेस है उसको NEP में डालो। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, इतना भी याद रखो तो आपको आर्टिकल से इनफ मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही लंबा खिंच गया आर्टिकल ये, अगले पे चलते हैं। द डिमिनिशिंग स्टेटस ऑफ द चाइनीज वर्कर, द सेंटेनरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज अ चांस टू लुक एट द स्टेटस एंड रोल ऑफ द वर्किंग क्लास। 2021 इस बात के लिए बहुत फेमस है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल हो गए। 1921 में पार्टी बनी थी और 100 साल ऑलमोस्ट इस कम्युनिस्ट पार्टी के हो चुके हैं। अब खास बात यहाँ पे ये है कि इस 100 साल की कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री में किस तरीके से ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक रेवोल्यूशनरी पार्टी से गवर्निंग पार्टी में बदल गई है, और इसके साथ साथ चाइना की जो लेबर क्लास का स्टेटस है, चाइना की जो लेबर क्लास की आइडेंटिटी है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में अंदर, वो कैसे बदली है, चाइनीज वर्किंग क्लास किस प्रकार से बदली है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअल कंडीशंस क्या है चाइना की वर्किंग क्लास के, उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग यहाँ पे जोर मारते हैं। देखिए, अगर आप चाइना की लेबर हिस्ट्री की बात करो तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बनने से पहले ही चाइना की लेबर हिस्ट्री पुरानी है। लेट 19th सेंचुरी से ही चाइना की जो लेबर क्लास है वो एग्जिस्ट करती थी। अब इस लेबर क्लास को एक रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में दिया 1929 में। 1929 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनी, वो इसी नाम पे बनी कि हम चाइना के लेबर को रिप्रेजेंटेशन देंगे। और फिर चाइना जब फाइनली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में, तब इस लेबर मूवमेंट को और जोर मिला। 1949 के बाद प्रोलेटेरियन वर्क एथिक के अंदर, सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर माओ जेडोंग लीडर थे, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को बढ़ाए जाने की बात की गई, हैवी इंडस्ट्री को बढ़ाए जाने की बात की गई। अब इस हैवी इंडस्ट्री में काम कौन करता था? लेबर। ये हैवी इंडस्ट्री चलती किसके दम पे थी? लेबर के दम पे। तो लेबर को खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनकी वेजेस को बढ़ाना, उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको लेबर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। फिर क्या हुआ कि जितने भी उस समय पे ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां पे लेबर काम किया करना था, फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी जहां पे भी लेबर काम करते थे, उन
इंडस्ट्रीज में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक ब्रांच खुली हर उस इंडस्ट्री के अंदर जिस इंडस्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं। उस इंडस्ट्री के लेबर ने उस ब्रांच के साथ अपने आप को एफिलिएट किया, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हिसाब से अपने आप को एफिलिएट किया। और आप देखोगे कि चाइना में इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में अब लेबर एक मेजर रोल प्ले करने लगेगा। ये जो लेबर है ना, ये लेबर की इंपॉर्टेंस अब बढ़ने लगेगी। लेबर के लिए वर्क प्लेस बेस्ड वेलफेयर प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज शुरू किए जाने लगेंगे। क्रैडल टू ग्रेव वेलफेयर सिस्टम बनाया जाएगा, मतलब एक लेबर के यहाँ पे एक बच्चा जन्मा और वो क्रैडल में है, तब से लेके जब तक वो बच्चा उस लेबर में पार्टिसिपेट, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना में क्या था, जो लेबर के घर में बेटा पैदा हुआ वो भी बाद में लेबर ही बनेगा। ये चीज नॉर्म बन गई थी, तय हो गया था। तो भाई एक बच्चा जन्मा लेबर के यहाँ पे, वो क्रैडल में आया, उसके बाद वो बड़ा हुआ, बाद में उसने लेबर की तरह काम किया और फिर वो खत्म हो गया। तो उसके जन्म से लेके उसके एंड तक के वेलफेयर प्रोविजंस यहाँ पे बनाए जा रहे थे इस वेलफेयर सिस्टम के अंदर। मतलब कि शुरुआत में माओ जेडोंग के अंदर 1949 के बाद जो लेबर एम्पावरमेंट था वो बहुत तेजी से हुआ। इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लेबर हैं इनके लिए बहुत सारे वेलफेयर चीजें चलाई गई और इनको एक नाम दिया गया इंडस्ट्रियल सिटीजनशिप। किसके द्वारा? जोल एंड्रियस के द्वारा। तो जोल एंड्रियस जो कि बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस लेबर को नाम दिया इंडस्ट्रियल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हुई, एम्पावरमेंट ऑफ द वर्कर्स एट स्टेक होल्डर्स। मतलब कि एक कंपनी के काम करने में, मैनेजमेंट में भी वर्कर एक रोल प्ले कर रहा है। आपसे एक क्वेश्चन है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो कौन सा आर्टिकल है, वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है, या फिर कह लीजिए कि वो कौन सा अमेंडमेंट है, आर्टिकल अमेंडमेंट, जो भी आपको समझ में आए, जिसके थ्रू हमारे जो लेबरर्स हैं वो मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात को हमारे संविधान में इंश्योर किया गया है डीपीएसपी के अंदर। आप मुझे वो आर्टिकल और अमेंडमेंट दोनों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या हमारे देश में भी डीपीएसपी के अंदर कहीं ये लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कहीं अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई हमारी जो लेबर क्लास है उसको इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिलेगा? और अगर ये कहीं लिखा है तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू उसको जोड़ा गया डीपीएसपी में, और डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको मालूम नहीं चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से चीजें रिलेट होती हैं और इसी तरीके से सवाल बनते हैं। दैट्स वाई मैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी एडिटोरियल को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे चीजें चाइना में बदलनी शुरू होंगी। चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन आएगा और कल्चरल रेवोल्यूशन में बहुत टर्बुलेंस, बहुत केओस होगा। चाइना का पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर पूरा का पूरा हिल जाएगा और इस हिले हुए पॉलिटिकल ऑर्डर को शांत करने के लिए डेंग जियोपिंग 1978 के बाद बहुत रिफॉर्म करेंगे। इस रिफॉर्म की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होगी जिसका नाम होगा मार्केटाइजेशन। अब यहां पे जो कुछ भी चाइना के अंदर होगा वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होगा। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चीजें होती हैं तो लेबर क्लास के लिए और गरीबों के लिए ज्यादा कुछ सोचा नहीं जाता है। फिर सिर्फ एक चीज सोची जाती है, प्रॉफिट। आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, आप कितनी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हो। फिर चाइना को यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ भी जोड़ना था। अब यहाँ पे वो प्रोसेस शुरू होगा। आज है ना कि भाई दुनिया भर की सप्लाई चेन्स का बाप बन के बैठा है चाइना। तो दुनिया भर की सप्लाई चेन्स का बाप बन के बैठा है चाइना, इसीलिए क्योंकि उस समय पे जो स्टेप्स डेंग जियोपिंग ने लिए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे शुरू हुए। और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते हुआ ये कि वर्क प्लेस में पहले जो जितना वेलफेयर एक्टिविटीज वर्कर के लिए हुआ करती थी, पहले जितना भी वर्कर का पार्टिसिपेशन हुआ करता था डिसीजन मेकिंग में, अब वो सब खत्म होना शुरू होगा। डिसइनफ्रेंचाइजिंग द वर्कर्स। वर्कर्स अब एक कंपनी के मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब यहां पे टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इकोनॉमिक कंपटीशन, एफिशिएंसी, प्रो रिफॉर्म एडवोकेसी की बात की जाने लगी। और वो इसलिए भी की जाने लगी क्योंकि चाइना में भी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी। चाइना का इंडस्ट्री सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा था और पहली प्रायोरिटी क्या थी? उसको बढ़ाना। अभी उसको बढ़ाना है तो एक लिमिट से ज्यादा आप लेबर को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं दे सकते। तो उसके चलते लेबर का जो पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में वो कम होना शुरू हुआ। इन्फ्लुएंस और पावर वर्कर्स का यहाँ पे कम होना शुरू हुआ। और जो फैक्ट्री डायरेक्टर्स और एंटरप्राइज मैनेजर्स थे, जिनको ये बोला गया कि भाई तुम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, इनको ज्यादा ताकत दी गई और वर्कर्स की ताकत यहाँ पे हो गई कम। तो वर्कर्स को कम तनख्वाह देना, वर्कर्स को ज्यादा समय तक, लंबे समय तक काम पे लगाना, उनको बहुत ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज मत देना, क्योंकि ज्यादा वेलफेयर और ज्यादा तनख्वाह दोगे तो कंपनी का खर्चा ज्यादा होगा और कंपनी का खर्चा ज्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट में, मैनेजरियल स्टाफ के अपॉइंटमेंट में टेक्नोक्राट्स को, मैनेजमेंट को, बिजनेस ग्रेजुएट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी।
तो वर्कर्स की जो आप देखोगे ना कंडीशंस है ना, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। और बहुत सारे तो ऐसे वर्कर्स थे जिनको एफिशिएंट नहीं समझा गया, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया, उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया, बोला कि तुम निकलो, जाके आराम करो, तुम अब यहां पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे आप देखोगे क्या हुआ, धीरे धीरे 1978 1980s में वर्कर का डिस एम्पावरमेंट शुरू होगा। यहाँ पे ओवरऑल मैनेजरियल स्टाफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सिद्धांत पे काम करने लगेगा। और पब्लिक एंटरप्राइजेस के इस रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी उठना शुरू होंगी। कहां पे? आपकी चाइना के अंदर। प्राइवेट एंटरप्राइजेस में फॉरेन कैपिटल लगा हुआ होगा, और वो तो बिल्कुल ही वेलफेयर के सिद्धांत को साइड कर देंगे। और माइग्रेंट लेबर की कोई कमी है नहीं। चाइना के रूरल इलाकों से माइग्रेंट लेबर शहरों में आ रहा है, लो लेबर कॉस्ट पे आके बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में काम कर रहा है। तो धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का एक हब बन जाएगा। चाइना की खास बात पता है क्या है? जो उनकी जुडिशरी भी है ना, वो भी उनके प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर काम आती है। तो अगर कोई इन्वायरमेंटल लॉ आप वहां पे इग्नोर कर रहे हो, या मान लीजिए वहां पे कोई ह्यूमन लॉ आप इग्नोर कर रहे हो, तो कोर्ट ज्यादा उसको रोक नहीं पाएगा। इंडिया में तो क्या है कि कोर्ट्स के पास बहुत ताकत है, हमारी पार्लियामेंट की और हमारे एग्जीक्यूटिव की ताकत के ऊपर फिर भी रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेड एबिलिटी है। चाइना में तो कोई लिमिटेशंस नहीं है भाई, सीधे मतलब नियम कानून इंप्लीमेंट किए जाते हैं और एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। आज की डेट में ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे कि चाइना जो इतना बड़ा सप्लाई चेन का हब बन के बैठा है ना, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन के बैठा, वो इसीलिए बन के बैठा है क्योंकि भाई वर्कर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया गया चाइना में। एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कंडीशन, डेस्पोटिक मैनेजमेंट, कोअर्सिव डिसिप्लिन एंड सर्विलेंस, इन सब चीजों के दम पे वर्क इकोसिस्टम को बिल्कुल दबा दिया गया। लेबर स्टैंडर्ड्स और राइट्स को बिल्कुल दबा दिया गया चाइना के अंदर। चाइना के लेबर के पास लिटरली कोई ताकत अब बची ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि चाइना के लेबर्स ने सब चीजों को चुपचाप से सह लिया? नहीं, अक्सर कर आप देखोगे कि चाइना के लेबर्स ने रेजिस्टेंस किया है। बहुत बार यहां पे आप देखोगे कि चाइना के लेबर्स स्ट्राइक पे गए, हालांकि जब वो स्ट्राइक पे गए हैं तो उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल चाइना की सरकार को समझ में आया कि कुछ तो लेबर के लिए करना पड़ेगा, तो कुछ प्रो लेबर पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन भी लाए गए हैं आपके चाइना के अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लाए गए हैं। लेबर कॉन्फ्लिक्ट्स को इंडिविजुअल बेसिस पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सॉल्व करने की कोशिश की है, कुछ वेलफेयर कंसेशंस दिए हैं। तो रिस्पॉन्सिव और रिप्रेसिव दोनों टैक्टिक्स को अपनाया है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि जो डिमांड्स है उन डिमांड्स को सुना और जितनी डिमांड्स हो सकी उतनी पूरी की, और रिप्रेसिव मतलब कि जबरदस्ती डंडा मार मार के वर्कर्स को काम पे लगाया, और काम नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। तो दोनों ही प्रकार के स्टेप्स को इस्तेमाल करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी इंडस्ट्रियल पावर को बढ़ाया है। तो यहां पे मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ है कि जिस बेसिस पे ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हुई थी, किस बेसिस पे खड़ी हुई थी कि ये वर्कर और लेबर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव है, वो बेसिस अब हट चुका है, वो बेसिस अब उखड़ चुका है। अब पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हो कि ये लेबर क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो दिखाते हैं कि वो अपने आप को लेबर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन अब लेबर क्लास में हर चीज आ गई है। जो अपर लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी लेबर क्लास की कैटेगरी में आ गए। अर्बन प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, ये सब लेबर क्लास की कैटेगरी में, और इन सब की रिप्रेजेंटेटिव मानती है अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बट जो मेन तबका है आपका लेबर का, जिसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है चाइना के अंदर, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करती चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लेबर्स को भर भर कर क्रिटिसाइज किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के चलते इन लेबर्स ने पैसा कमाया है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल इतने लंबे समय तक चल पा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन। रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल। भाई देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को रिफॉर्म और रिवाइटलाइजेशन की जरूरत है। जिस तरीके से भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे देश में काम करती है, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बताया जा रहा है। तो किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मान लो कोई बैंक बनाया गया, एक कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया। अब वो कोऑपरेटिव बैंक पॉलिटिशियंस के हिसाब से लोन दे रहा है, ठीक है ना। दूध में कोई कोऑपरेटिव बनाया गया, तो वो दूध का कोऑपरेटिव किसी एक पर्टिकुलर इलाके में दूध सप्लाई कर रहा है, दूसरे में कर ही नहीं रहा है। तो ये सब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बेसिस पे जो कोऑपरेटिव्स की एफिशिएंसी वो कम हो रही है। इसके चलते 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2012 में। क्या टारगेट था इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 का? इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स इन्फ्यूजिंग ऑटोनॉमी, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है भाई, तो ऑटोनॉमी लाना, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग लाना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाना। अब प्रॉब्लम यह है कि इस एक्ट ने हर जगह पे इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया।
सारे स्टेट्स में जितने भी कोऑपरेटिव्स थे हर जगह उस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। अब लंबे समय तक ये एक्ट वैलिड है। रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बन गई, तो ऐसा लगा कि अब केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों के लेवल पे जो कोऑपरेटिव्स काम करती है उसमें भी इंटरफेरेंस होगा। तो अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का यहां पे एक वर्डिक्ट निकल के आया है, और इस वर्डिक्ट ने क्या बोला है कि दिस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट it applied to cooperative societies under the control of the states is a reminder that even well-intentioned efforts towards reforms cannot be at the cost of quasi-federal principles underlying the constitution। फेडरल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है भैया, राज्य की सरकार के पास अपनी अलग ताकत है, केंद्र की सरकार के पास अपनी अलग ताकत है, कोई भी दूसरे की ताकत में इंटरफेयर नहीं करेगा, सिंपल। तो राज्य की सरकारों के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं या कोऑपरेटिव बैंक बने हैं, इनको चलाना, इनका मैनेजमेंट, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब राज्य सरकार के अंदर आएगा, केंद्र की सरकार यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं पूरी इंडिया में, उनके ऊपर ये एक्ट लागू हुआ। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनी, इसके चलते ये बोला कि भाई राज्य की सरकार के लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही है ना, वहां पे भी केंद्र सरकार इंटरफेयर करने लगेगी। तो लोग सुप्रीम कोर्ट भाग गए, गुजरात हाई कोर्ट भाग गए, और सुप्रीम कोर्ट में से यहां पे एक डिसीजन निकल के आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई देखिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, वहां पे 97th अमेंडमेंट एक्ट आपका लागू रहेगा। ये जो पार्ट 9 भी जोड़ा गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लागू रहेगा। लेकिन समझिए, लेकिन अगर कोई स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि सिर्फ एक राज्य की सरकार के अंदर काम कर रही है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम डिसीजंस लेने की ताकत राज्य की सरकार की होगी, वहां पे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काम नहीं करेगा। अब कौन सा काम कर रहा है यहां पे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर स्टेट लेजिस्लेशन, देखिए एक स्टेट के लेजिस्लेशन के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है। एक स्टेट लेजिस्लेशन लाके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने के पैरामीटर्स को फिक्स कर सकता है। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने डायरेक्टर्स रहेंगे, कितनी सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व होंगी, वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, क्या डायरेक्शन होगा इलेक्टेड मेंबर्स का। अगर किसी के राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है तो उस राज्य की सरकार के अंदर होगा, पावर में होगा ये डिसाइड करना। अब अगर मान लीजिए ये नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनी है, वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके राज्य की सरकारों के अंदर वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी अपने नियम कानून घुसेड़ने लगेगा, तो राज्य की सरकारों के पास तो कोई ताकत ही नहीं बचेगा। इसलिए राज्य की सरकारें दौड़ के गई गुजरात हाईकोर्ट के पास। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि भाई देखिए, ये जो अमेंडमेंट है ये इनवैलिड है। कैसे इनवैलिड है? तो भाई अगर आप 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हो और उसके बेसिस पे पूरे देश की कोऑपरेटिव्स को मैनेज करने की बात कर रहे हो, तो आपको 50% ऑफ द स्टेट से ज्यादा में इस लेजिस्लेशन को पास कराना पड़ेगा। आपको पता होगा कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो भी अमेंडमेंट एक्ट पास होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ आपने पास करा दिया, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी आधी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रेटिफिकेशन दे। जब ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 या 2012 का पास हुआ था, उसमें 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल नहीं लिया गया था। केंद्र की सरकार ने क्या लॉजिक दिया था अप्रूवल ना लेने का? केंद्र की सरकार ने लॉजिक ये दिया था कि देखिए, स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी कोऑपरेटिव फंक्शंस दे रखे हैं उनको तो हम नहीं बदल रहे हैं ना। केंद्र की सरकार की लिस्ट के अंदर 7 शेड्यूल में जो भी कोऑपरेटिव फंक्शंस दे रहे हैं वो वही हैं, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट के अंदर वही है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वही है। तो जब हम एक राज्य की सरकार के डोमेन को नहीं बदल रहे हैं, तो राज्य की सरकारों का रेटिफिकेशन क्यों ले 97th अमेंडमेंट एक्ट से? तो इसीलिए उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 97th अमेंडमेंट एक्ट का रेटिफिकेशन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं लिया। इस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अमेंडमेंट दिया है, जो वर्डिक्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट दिस इज वेरी मच वैलिड फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस प्रकार से मैनेज की जाएंगी, उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या नियम कानून लाए जाएंगे, उसके ऊपर पार्लियामेंट नियम कानून बना सकता है। लेकिन किसी एक राज्य की सरकार के अंदर अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है तो वहां पे पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। वहां केवल वो राज्य की सरकार और राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही नियम कानून बना सकती है, बदल सकती है। मतलब कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो तभी उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर लागू होगी अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चेंज करने के लिए जो नियम कानून हमने बनाया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 का, उसको 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से आप पास कराते। अब चूंकि 97 संशोधन को, 97 अमेंडमेंट एक्ट को 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से पास नहीं कराया गया था, इसीलिए अभी के लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है
ओके, और जितने भी कोऑपरेटिव्स पूरे देश भर में काम करते हैं, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, उनमें इंटरफेयर कर सकती है आपकी पार्लियामेंट, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक राज्य की सरकार के अंदर काम करने वाले कोऑपरेटिव्स में नियम कानून बनाने की पूरी ताकत केवल उस स्टेट गवर्नमेंट की होगी, राज्य की सरकार की होगी। पार्लियामेंट इंटरवीन नहीं करेगा। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फेडरलिज्म को बचाया है। अब देखिए, ये चीज बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव बिल्कुल क्यों नहीं है? पॉजिटिव बिल्कुल इसलिए नहीं है, उसका रीजन ये है कि डेफिनेटली कोऑपरेटिव्स के अमेंडमेंट की जरूरत है, कोऑपरेटिव्स के काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। लेकिन आपको यह भी पता है कि अलग अलग राज्य की सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर लगातार इल्जाम लगा रही हैं कि ये केंद्र की सरकार अपने मनमाने तरीके से राज करती है, ये ज्यादा राज्य की सरकारों की बात नहीं सुनती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दौड़ के चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे राज्य की सरकारों के फेवर में ही डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्य की सरकार के अंदर बनी है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजन होंगे वो राज्य की सरकार ही लेगी, वो केंद्र की सरकार नहीं लेगी, वो पार्लियामेंट नहीं लेगी। तो अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये जो बनी है, इसका जो एम्बेट होगा ना, वो राज्य की सरकारों के कोऑपरेटिव्स तक नहीं जाएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स तक उसका एम्बेड जरूर चला जाएगा। तो ये जो राज्य की सरकारें डर रही थी कि भाई अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनी है, ये भाई हमारे जो स्टेट के अंदर कोऑपरेटिव्स काम करते हैं उनके काम करने के तरीके में भी इंटरफेयर करेगी, अब देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये था पूरा का पूरा न्यूज। आई होप आपको क्लियर हो गई। और नेक्स्ट चलते हैं इन सर्च ऑफ गोल्ड। द ओलंपिक गेम्स रिमेन्स द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर फैंस एंड द एथलीट्स लाइक। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि जब भी किसी ओलंपिक के गेम में किसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो वो गोल्ड की कीमत नहीं होती है, वो उस स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट की कीमत होती है। और सबसे खास बात यह कि मान लीजिए ओलंपिक्स में किसी ओलंपियन ने पार्ट लिया, तो वो मेडल जीते ना जीते वो जिंदगी भर के लिए वो ओलंपियन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओलंपिक्स में जो लोग पार्टिसिपेट करने पहुंचते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये कि जो टोक्यो 2020 का ओलंपिक्स हो रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल काने घने बादल छाए हुए हैं। अभी टोक्यो फ्यूकुशिमा में जो भी इवेंट्स होंगे वहां पे कोई भी स्पेक्टेटर नहीं होगा, लेकिन मियागी और शिजुआका नाम के शहरों में जो इवेंट्स होंगे वहां पे थोड़े बहुत स्पेक्टेटर्स को अलाउ किया जा सकता है। शुरुआत में जब लोकल लोगों से रेटिंग्स पूछी गई कि भाई आप चाहते हो ओलंपिक्स हो कि ना हो, देखिए हर देश का नागरिक चाहेगा कि उसके देश में ओलंपिक्स हो, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, देश की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, काफी सारा पैसा इनफ्लो होता है। लेकिन इस बार कोरोना के पैंडेमिक के चलते जापान के लोग नहीं चाह रहे थे कि वहां पे ओलंपिक कंडक्ट कराया जाए। तो पहले तो लगभग मई 2021 में 83% लोग नहीं चाह रहे थे कि ओलंपिक्स हो, लेकिन अब 50% लोग चाह रहे हैं कि ओलंपिक्स हो। ओके, तो ओवरऑल ये ओलंपिक्स टोक्यो में दूसरी बार कराया जा रहा है। इससे पहले 1964 में ओलंपिक्स हुआ था, ये टोक्यो में सेकंड टाइम ओलंपिक्स हो रहा है। ओवरऑल आप देखते हैं कि किस प्रकार से ओलंपिक्स होता है। ओलंपिक जो विलेज है वहां पे एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स और वॉलंटियर्स में 70 लोग पॉजिटिव पाए गए, बट उसके बावजूद भी ओलंपिक्स यहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है, सबको क्वारंटीन किया जा रहा है। कब शुरू हुआ था ओलंपिक्स? 1896 में हुआ था। तो तब से इसकी जो बर्निंग स्पिरिट है वो चालू है, अब तक ये कंडक्ट कराया जा रहा है, अब तक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी के हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये जो ओलंपिक्स है ये कंडक्ट होगा और 8 अगस्त को ये खत्म होगा। अब बात आते हैं ओलंपिक्स को जीतने की। तो अब तक देखा जाए तो यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने मेडल टैली में एक्सेल किया है। इंडिया के पास ज्यादा मेडल है नहीं, केवल 28 मेडल्स हैं। ओके, और ज्यादातर जो शुरुआती मेडल्स थे वो केवल हॉकी से आए थे। और हॉकी में लास्ट टाइम हमने मेडल जीता था वो मॉस्को ओलंपिक्स में जीता था 1980s में। उसके बाद से तो ओलंपिक्स में हमारे मेडल की टैली काफी कम पड़ गई। हाँ, 2012 में हमको टोटल 6 मेडल जरूर मिले थे, लेकिन उसके बाद से या उससे पहले मेडल की टैली हमारी काफी कम रही है। मिल्खा सिंह जी 1960s में अपना ब्रॉन्ज मिस कर गए थे, ये तो मिल्खा सिंह मूवी में भी दिखाया गया। पीटी उषा ने भी अपना ब्रॉन्ज मिस कर दिया था 1984 में। तो उस समय पे जब ये ब्रॉन्ज मिस हुआ था, लोग जो स्पोर्ट इंथुजियास्ट थे उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन ओवर द ईयर इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है ओलंपिक्स में बहुत सारे अलग अलग गेम्स में हो रहा है। टेनिस की बात कर लो, शूटिंग की, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, हर जगहों पे इंडिया ने वोट्स जीते हैं, मतलब मेडल जीते हैं। और ओवरऑल इस बार हमारी कोशिश यही रहेगी कि लंदन ओलंपिक्स 2012 में जो हमने 6 टोटल मेडल जीते थे, इससे ज्यादा ही जीते। तो इस बार पीवी सिंधु, मैरी कॉम, ये सब लोग जा रहे हैं। शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, सब पे पास हमारे पास टैलेंट है, हॉकी में भी है। कितने हम जीत पाते हैं ये देखने वाली बात है। ओलंपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है ये इस बात से यहाँ पे ऑथर पॉइंट आउट कर रहा है कि जो सर्बियन है नोवाक जोकोविच, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है, कितने लंबे समय से वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन ये भी बिल्कुल मरे जा रहे हैं ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीतने के लिए।
और ये सिर्फ नोवाक जोकोविच नहीं, फेडरर, राफेल नडाल सबके लिए सही रहा है। मतलब ओलंपिक्स की बात ही अलग है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में यही बोला जा रहा है कि जो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात है, दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काफी समय लगेगा, ओवरऑल बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। तो यही सब इस आर्टिकल में बताया गया, ज्यादा कुछ इस आर्टिकल में खास है नहीं। जो दो स्पेसिफिक आर्टिकल बचे हैं जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, उसको मैं आपके साथ कभी बाद में डिस्कस कर लूंगा। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिल गया हो दोस्तों इस आर्टिकल में। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपके एडिटोरियल बिल्कुल सही समय पे आए, चीजें बिल्कुल ऑर्डर में आ जाएं। आज चीजें लेट हो गई हैं, रियली सॉरी फॉर दैट। जस्ट इस वीडियो के बाद आपको करंट अफेयर्स की भी वीडियो मिल जाएगी, ज्यादा डिले नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।